नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश और विदेश दोनों जगह मोदी ऐसे फंस गए हैं कि कहां से निकले इसका रास्ता उन्हें सूझ ही नहीं रहा। और इस छटपटाहट में नरेंद्र मोदी ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे उनके विरोधियों के आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। दरअसल आज मोदी को अपने अमेरिकी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से ही बड़ा झटका मिल गया है, जब यूएस एड को लेकर दिए अपने तीसरे और ताज़ा बयान में ट्रंप ने आखिरकार मोदी का नाम लेकर कहा है कि वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका ने मोदी को फंडिंग की है। इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने मोदी से श्वेत पत्र यानी व्हाइट, जो आप कहते हैं व्हाइट पत्र जारी करने की मांग की है। और वहीं मोदी घरेलू मोर्चे पर भी साथियों से चोट खा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो अगला चुनाव होगा उसमें फिर सीएम हमारे पिता ही बनेंगे, यानी नीतीश कुमार बनेंगे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ये बात भी मोदी के लिए झटका है, क्योंकि बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने का सपना पूरा करेंगे। इधर घर और बाहर दोनों जगह फंसे मोदी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को अपना प्रधान सचिव यानी मुख्य सचिव या कहें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया है। शक्तिकांत दास पिछले साल दिसंबर में ही यानी 2 महीना पहले ही रिटायर हुए थे और अब यानी आरबीआई के गवर्नर के पद से रिटायर हुए थे और अब मोदी ने फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दूं कि अभी प्रमोद कुमार मिश्रा यानी पीके मिश्रा पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और अब इनके साथ साथ शक्तिकांत दास प्रधान सचिव नंबर 2 की भूमिका में नजर आएंगे। मोदी को आखिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए आरबीआई के हाल में रिटायर हुए गवर्नर का नाम ही क्यों सूझा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल उस वक्त है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है यह सवाल जब देश में मोदी पर आर्थिक अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है। अमेरिका से सैकड़ों करोड़ की रकम देश में आई है या नहीं आई है, यह सवाल अभी बना हुआ है और इसमें आरबीआई ही सही जवाब दे सकता है। तो मोदी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर कोई चालाकी भरा कदम उठाया है क्या? इसका जवाब भी मांगा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने आज ट्रंप के बयान के बाद फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस ने? ट्रंप के बयान, आज जब दोबारा ट्रंप का बयान आया है, ट्रंप के बयान को भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले ट्रंप के बयान को ही सुन लेते हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इसको सुनते हैं और खासकर मोदी के मामले में। चलिए पहले पवन खेड़ा सुन लेते हैं, फिर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है ट्रंप सुनते हैं। चलिए, थोड़ा कंफ्यूजन कुछ नहीं, ट्रंप ने क्या कुछ कहा पहले उसको सुनते हैं, फिर पवन खेड़ा को सुनते हैं। उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पवन खेड़ा यानी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सीधा हमला। ट्रंप ने लेकिन अपने 1.5 घंटे के भाषण में जो कुछ कहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि $21 मिलियन वो अपने फ्रेंड, अपने मित्र मोदी को किस लिए दे रहे थे वो बता रहे हैं, सुनिए। $1 million for improving public procurement in Serbia, $486 million to Consortium for Elections and Political Process Strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. तो वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए। व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अमेरिका, ये पूछ रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की। $21 मिलियन मैंने अपने दोस्त, जो मेरे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए दिया गया वोटर टर्नआउट के लिए। सवाल यही उठता है, वोटर टर्नआउट क्या सचमुच इस काम के लिए जो पैसे आए हैं वो ईमानदारी से खर्च हुए हैं? और क्यों आखिर? कल इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि कोई पैसा ऐसा नहीं आया है और उसका जवाब देते हुए यहां कह रहे हैं सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप कि $21 मिलियन हमने दिया है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो उनकी बात सही मानी जाएगी। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपने मित्र, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी को दिया गया है वोटर टर्नआउट के लिए। चलिए पवन खेड़ा ने इस पे क्या कहा है सुनिए जरा। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सानियाल सानियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये 21 मिलियन डॉलर उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना? 181 करोड़। वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए कि 21 मिलियन डॉलर, और वो भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो भी वोटर टर्नआउट के लिए। तो क्या ये वही वोटर टर्नआउट हैं जो 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे के बाद जो इतने ज्यादा आकर वोट डाल गए, वह उसी में पैसे लगाए गए? यहां साफ साफ व्हाइट पेपर की बात हो रही है, श्वेत पत्र की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने और भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरएसएस पर कल भी आरोप लगाए थे और आज भी। आज क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ 21 मिलियन डॉलर की नहीं है। बात यहां यह है कि भारत और अमेरिका के संबंध क्या अच्छे क्या बुरे, किस ढंग के और किस रास्ते पर भारत और अमेरिका का संबंध जा रहा है। कहां पर कहीं ऐसा मामला तो है कि जहां नरेंद्र मोदी कुछ बातें छिपा रहे हैं, और अब जबकि शक्तिकांत दास को नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो सिर्फ 2 महीने पहले रिटायर हुए थे, उनको दूसरे नंबर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ऑलरेडी हैं, जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। और आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आरबीआई के गवर्नर को नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया? क्या यहां भी कुछ तालमेल है वो 21 मिलियन से, या कुछ और है? ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन पहले सुनिए एक और भी सवाल जो उठाते हुए यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन हैं, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं वो राजनीतिक संगठन, पंजीकृत भी नहीं है, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएसएड द्वारा, विशेष तौर पे यूएसएड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, 21 मिलियन डॉलर का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है, फिर
सुबह की इंतजार करते हैं। आप देश को बताइए कि $21 मिलियन कहां गया, ये तो आपको बताना चाहिए। और तब तक ये जो जितने संघी पत्रकार हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं, संघी कन्वर्ट्स हैं, जो परसों कुछ थे आज संघी हो गए हैं, उन सब को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोज उनकी हंसी उड़ रही है, जग हंसाई हो रही है। आज बेचारे सुबह उठ के कुछ ट्वीट करते हैं, दोपहर तक ट्रंप साहब आ जाते हैं, रात को कुछ ट्वीट करके सोते हैं, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप जाता है। मोदी जी का वो जोशी कुछ बना के देता है, जर्नलिस्ट को बांटता है, एडिटर्स को भेजता है कि सुबह ये चलाना है, तब तक वॉशिंगटन पोस्ट आ जाती है। तो अब थोड़े दिन आप लोग चुप रहिए, आपकी बहुत खिल्ली उड़ चुकी है, देश की खिल्ली मत उड़ाइए। अब ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, एक दोस्त ने बड़ा धोखा दे दिया मोदी जी को, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुरा सच में लग रहा है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी, ये देश का मामला है, यू ओ अ रिस्पॉन्स टू द कंट्री। डिड यू और डिड यू नॉट टेक $21 million from the United States of America to influence the elections in India? When they talk about increasing turnout of voters, is it what you have been doing between 5 p.m. on polling day and 7 p.m.? Suddenly you see a spike of 12% in the voting rate, voters turnout. Is this the money being spent there? We want a white paper wherein every penny, every cent taken by any political organization, political individual needs to be mentioned. The country deserves. तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी अलग अलग मसलों को यहां लाते हुए, वोटर टर्नआउट का मामला है। और आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुन लिया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि $21 मिलियन यानी लगभग 182 करोड़ रुपए हमने भारत को दिए, नरेंद्र मोदी को दिए। किस लिए? क्योंकि वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट। और ये पैसे, आखिर इस पैसे को हिंदुस्तान में देकर, भारत को देकर या नरेंद्र मोदी को देकर अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है? ये सवाल पूछ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि इससे क्या फायदा हुआ देश को, ये बताइए। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर लेकर आइए। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और नरेंद्र मोदी के जाने की खबर भी है। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। अचानक मैं बिहार की बात क्यों कर रहा हूं, उसका जिक्र भी करूंगा, लेकिन जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव ने कहा क्या। सुनिए जरा। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है, केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं और कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तेजस्वी जी। महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों का जिक्र करते हुए, और अब चूंकि बिहार में चुनाव का वक्त है तो ये कूद कूद कर आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस के तीखे हमले हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी पर दावा कर दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने साफ साफ कहा है कि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको सीएम की कुर्सी पर रहना है, आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किस तरह घर और बाहर दोनों जगह फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी कि आखिर घर तो घर, बाहर से जो चुनौती मिल रही है नरेंद्र मोदी को, उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, और आखिर आरबीआई के रिटायर्ड गवर्नर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 बनाकर नरेंद्र मोदी ने कौन सा दांव खेला है या कौन सी चाल चली है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त
3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का बयान आप सुन रहे थे, आज फिर से, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम को, और उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला, और उस हवाले से साफ साफ जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि वो पैसा आया ही नहीं, लेकिन आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो, जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार स्वागत करता हूं फिर से, और एक बार फिर कहूंगा मैं अपनी टीम को कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण है, जरा उसको सुन लीजिए। अंग्रेजी में है लेकिन बहुत साफ सुथरी अंग्रेजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको भी, हमको भी। जब मुझे आती है तो आपको भी समझ में आ ही जाएगी, और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यहां साफ साफ कह रहे हैं माय फ्रेंड मोदी, और उनको पैसा दिया। प्रोफेसर साहब, यहां साफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको पैसा दिया $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। उस पैसे से हमारा क्या, हमको क्या फायदा है, यानी अमेरिका को क्या फायदा है, ये पूछ रहे हैं। क्यों दिया जाए पैसा जब पैसे $486 मिलियन रोके जा रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं। 1.5 घंटे का ये वीडियो, उसमें से एक छोटा सा 40वें मिनट में ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। जरा सुनाता हूं आपको, सुनिए। Public procurement in Serbia, $486 million to consortium for elections and political process strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29 million. They got a check. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get 29 million from the United States government. There are 2 people working in that firm. 2 people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon for being. तो यह साफ साफ कह रहे हैं कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, यानी दुनिया भर में चुनाव और वोटिंग के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने का जो प्रोजेक्ट शामिल था इस पैसे में, उस पैसे को, उस फंड को अब हम रोक रहे हैं, जिसमें 486 मिलियन है, उसको रोक रहे हैं। और उसमें किन किन देशों को, मोल्दोवा से लेकर बांग्लादेश तक, उसमें इंडिया भी है, सबका जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं, देखिए एक मजेदार तथ्य यहां पे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का नाम नहीं लिया, नाम डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का लिया। माय डियर फ्रेंड, नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिया वहां के वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस पैसे से हमको क्या फायदा मिला, माननीय मोदी जी ये बताइए। ये कह रहे हैं, साफ साफ सीधा हमला है। कैसे देखते हैं इसको प्रोफेसर साहब और प्रोफेसर रविकांत जी? यहां साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई तार, कोई लिंक, कुछ तो है जो दोनों में दूरियां बढ़ा रही हैं। कुछ तो बात है, कुछ तो है। देखिए राजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार चुनाव जीत करके आए हैं, उसकी सबसे बड़ी जो कैंपेन थी वो थी नेशन फर्स्ट, और उस अब लगातार उस पर अमल किया जा रहा है। तो वो चाहे तमाम प्रवासी जो नौजवान गए अमेरिका में नौकरी करने के लिए, उनको निकालना हो, और जिस ढंग से निकाला जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड मोदी, उस समय उसके चेहरे की रंगत आप देखिए, और जो किया भारतीयों के साथ, जरा उसको मिलाइए। भला एक दोस्त के साथ और दोस्त के देश के साथ क्या ऐसा किया जा सकता है? ये असल में नरेंद्र मोदी को हैसियत बताई जा रही है, और भारत के लोगों के लिए ये सीधा संदेश है कि मैंने इतना दिया और अब मैं क्या कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ये बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, सारा कुछ, मतलब जितना अपमान हो सकता था वो किया गया। मोदी जी केवल मुस्कुराते भर रहे, और अब वो कह रहे हैं कि हमारा क्या, हमसे क्या लेना देना है, हमको क्या मिल रहा है जो हम
वोट बढ़ाने के लिए फंड कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब ये बता दे रहे हैं इशारे ही इशारे में कि मोदी जी उसी वोट बढ़ाने से यहां पहुंचे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी हुआ और फिर उसके बाद हम लोगों ने हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, अभी दिल्ली का चुनाव देखा। वहां जो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी कि जिसके जरिए हारे हुए चुनाव को बीजेपी ने जीता, उसमें 2 बातें प्रमुख थी। एक तो वोट बढ़ाया जाना और दूसरा वोट डिलीशन का, वोट काटा जाना। और किस तरह से वोट बढ़ाए गए, कितने फर्जी वोट बढ़ाए गए, ये तो सितम है साहब इस लोकतंत्र के लिए। एक गांव से, एक घर से हजार वोटर, एक व्यक्ति आता है कैमरे पर कहता है कि मैंने 7 वोट डाले बीजेपी को। अब और क्या सबूत चाहिए था चुनाव आयोग को? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है वो भी ये देश देख रहा है। यहां सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या अपनी सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए क्या गिरवी रख दिया है अमेरिका के पास देश को? देश की आबरू को क्या गिरवी रख दिया अमेरिका के पास? इससे ज्यादा और देश का अपमान नहीं हो सकता। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, विश्वगुरु बनने की बात की जा रही है, लेकिन वोट बढ़ाने के लिए और जिससे आप बेईमानी कर रहे हैं, उस आप फंड उठा रहे हैं आप अमेरिका से, जिसे आप बता भी नहीं रहे। तो जो आप छिपाना चाहते हैं वो खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस के जरिए क्या करेंगे? अपने एंकर्स को चुप रख पाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेंगे ये ग्लोबलाइजेशन वाली समय और संस्कृति है। एक भी खबर छिप नहीं सकती। आज अमेरिका में जो बोला जाएगा और भारत के संदर्भ में है तो भारत में आएगा। वो गोदी मीडिया के एंकर्स नहीं बोलेंगे तो वैकल्पिक मीडिया पर यह सवाल उठेगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो पूरे तरीके से माय डियर फ्रेंड मोदी जी को डोनाल्ड साहब ने एक्सपोज कर दिया है और हैसियत बता दी है। लेकिन सबसे ज्यादा अपमानजनक यह है जी कि ये देश के साथ अवहेलना हो रही है, ये देश का अपमान हो रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे देश को आपने ताक पर रख दिया है अपनी केवल जीत के लिए। और ये खुलासा जिस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मुद्दे को अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जमीन तक लेकर के जाते हैं तो लोगों को समझ में आएगा कि खेल क्या चल रहा है, जिसको हम लोग यहां तो पहले से ही कहते रहे। और यह समझ में आएगा कि साहब ये जो देश जिसे नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति के जरिए इतना सशक्त बनाया, न तो हम रूस के साथ जाएंगे ना अमेरिका के साथ जाएंगे, हम किसी खेमे में नहीं रहेंगे। और आज मोदी जी की हालत यह है कि उन्होंने अमेरिका का पिछलग्गू बना दिया है देश को। और केवल इतने भर से कि माय डियर फ्रेंड्स कह देंगे तो ट्रंप, तो वो भांड मीडिया लग जाएगा कि साहब देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहा माय डियर फ्रेंड। यही तमगा लेने के लिए, इसकी ब्रांडिंग करने के लिए ही मोदी जी देश की इज्जत दांव पर लगा रहे हैं राजीव जी। बहुत बहुत यहाँ जो कांग्रेस ने, प्रशांत टंडन जी, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सवालों के ऊपर जरा गौर कीजिए। यहाँ पवन खेड़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कल से भी ज्यादा आज उसमें पैनापन, धार कह सकते हैं, बहुत ही धारदार बातें। कांग्रेस का कहना है कि 2016 में यूएस एड के जरिए आपने पैसे लिए और उस एड में यह था कैशलेस इंडिया अभियान शुरू करना है, उसके लिए आपने पैसे लिए और उस समय आपने नोटबंदी की। आप देखिए, नोटबंदी और इधर कैशलेस इंडिया अभियान शुरू किया। 2021 में 100 मिलियन डॉलर से अधिक की कोविड सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से कई बार अनुरोध किया, मदद मांगी।
और कहा है ये भी कि 2012 के दौरान, चलिए ये तो 14 से नरेंद्र मोदी खड़े हुए, लेकिन आरएसएस के का कैसे संबंध है इसमें ये भी बता रहे हैं कि 2012 के दौरान अन्ना हजारे का जो आंदोलन चरम पर था, उस समय अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल यूपीए की जो के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आरएसएस के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे और नरेंद्र मोदी अडवाणी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। नरेंद्र मोदी अडवाणी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उस वक्त यूएस एड से कितना पैसा आया और किसे गया, यह भी श्वेत पत्र आप जारी कीजिए। ये सारी चीजें यहां कही जा रही है, डिमांड की जा रही है। कांग्रेस का जो आरोप है वो कितना यहां जायज है, और क्या इसके तार आज जब शक्तिकांत दास पूर्व गवर्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुन लिए गए हैं, दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अब हो सकता है कि पहले नंबर के बन जाए, पीके मिश्रा हैं ही और उनके अलावा ये दोनों हैं, बन जाए, तो क्या ये सारी चीजें जो अनियमितता की बात हो रही है, फाइनेंशियल अनियमितता की बात हो रही है, यूएस एड की बात हो रही है, सीधे उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट सीधा हमला बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, क्या इन सबके तार एक दूसरे से जुड़ते हैं? प्रशांत टंडन जी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसी पे आते राजीव जी कि क्यों कहा। देखिए, तीसरा बयान है उनका यूएस एड के बयान की मदद पर, और तीसरे बयान में उन्होंने आते आते सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया। इसका एक संकेत ये मिलता है कि भारत में यूएस एड को लेकर जो राजनीतिक चर्चा चल रही है उसको डोनाल्ड ट्रंप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और उसको देखने के बाद अब वो एक पोजीशन ले रहे हैं। अब मैं हाल की विजिट जो नरेंद्र मोदी की हुई उस पर एक दो बात कहता हूं। देखिए, पहली बात हम समझ लें कि नरेंद्र मोदी की विजिट स्टेट विजिट नहीं थी, वर्किंग विजिट थी। जी। वर्किंग विजिट में दोनों देशों के अधिकारी आपस में तय करते हैं किन मुद्दों में मिलना है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि वो ट्रंप, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि ट्रंप पुतिन को लेने तो आए, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेने तो आए पोस्ट तक, जापान के प्राइम मिनिस्टर को लेने तो आए, लेकिन मोदी साहब को रिसीव करने वो व्हाइट हाउस के पोस्ट में नहीं आए, क्योंकि वो वर्किंग विजिट थी, स्टेट विजिट नहीं थी। तो ये वर्किंग विजिट क्यों मांगी गई, ये एक रहस्य है। क्या ऐसी जल्दी थी, वहां से न्योता आने देते? आपको क्या ब्रांडिंग अपनी करनी थी कि बगैर तैयारी के आप चले गए? दूसरी बात जी। मोदी जी के अमेरिका में, अमेरिका की जमीन में रहते हुए 100 से अधिक यात्रियों को लेकर हवाई जहाज रवाना होता है, जो भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी में लाता है, और इस बार तो उसमें जो सिख थे उनकी पगड़ियां भी खोली गई। जी। तो क्या ये बड़ा एक दिशा दिखाई दे रही है? तीसरी बात, मोदी जी के यहाँ व्हाइट हाउस में रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का सवाल आया। हम आप जानते हैं राजीव जी कि वहां पे अमेरिका के पत्रकार ह्यूमन राइट के इश्यूज को काफी ज्यादा उठाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी पत्रकारों ने ह्यूमन राइट के इशू नहीं उठाए, अडानी पर सवाल किया। ये सवाल क्या है, कहां से आया था? क्या ये मोदी जी को एम्बैरस करने के लिए था? और उसके बाद जैसे ही मोदी वापस आते हैं, यहां पे खबर चलती है कि साहब वो फॉरेनर करप्शन एक्ट जो है उसको सस्पेंड कर दिया, तो अडानी जी को राहत मिल गई। उस वक्त भी यहाँ भी कहा था, मैंने लिखा भी था जी कि ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी वापस आते हैं, अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट कानून मंत्रालय को लिखता है कि अडानी को सम्मन भेजना है, मदद कीजिए। यानी उसने प्रोसेस में डाल दिया अडानी का मामला, कानूनी प्रोसेस में और द्विपक्षीय प्रोसेस में, बायलैटरल प्रोसेस में। ये तीनों घटनाएं कुछ दिशा दिखाई दे रही हैं इसकी, कि क्या
अमेरिका के भारत के संबंध इतने खराब हो गए हैं कि व्यक्तिगत नाम लेकर ट्रंप 21 मिलियन डॉलर की बात करें। कुछ तो बात है जिस पे पर्दा आगे आने वाले वक्त में उठेगा। दो देशों में राजीव जी हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्थिति में संबंध इतने नहीं बिगड़ते कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें होने लगे। जब देवयानी खोबरागड़े वहां पे थी, उनको हथकड़ी लगाई गई। भारत ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, भारत ने अमेरिकी दूतावास के बैरिकेड हटा लिए, उनके खाने पीने की सामान पर रोक लगा दी, उनके राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया, जॉन केरी ने माफी मांगी, इतना दबाव डाला तो मनमोहन सिंह के और बराक ओबामा के संबंध नहीं खराब हो गए थे। ये दो देशों के बीच में ये चलता रहता है डिप्लोमेटिक कुछ चीजें, व्यापार में, डिप्लोमेसी में, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में। हम ब्रिक्स के हिमायती हैं, अमेरिका ब्रिक्स के खिलाफ है, ये तब भी था अब भी है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि ट्रंप ने तीसरी बार में मोदी जी का नाम ले दिया। इसका मतलब है कि वो यहाँ के पॉलिटिकल माहौल को देख रहा है और एक पोजीशन ले रहा है। ये चिंता की बात है मोदी जी के लिए भी और भारत के लिए भी जी। अब दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट ये कि क्या ये फंड का इस्तेमाल होता है? हाँ, होता है। सच बात ये कि 2018 के बाद नहीं आया। तमाम मीडिया और बीजेपी समर्थक लोग जो है इस पे शोर मचा रहे थे। अब क्या हो गया? अब तो ट्रंप ने नाम ले दिया, माय फ्रेंड मोदी कह दिया। फंड गया बांग्लादेश को। फंड बहुत ट्रांसपेरेंट है वहां का कि उसकी वेबसाइट है जहां से आप देख सकते हैं। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। यूएस एड का पैसा राजीव जी इस तरीके का आता है कि वो मॉनिटरिंग करते हैं। अब उस मॉनिटरिंग में अगर कोई हेरफेर थी, कुछ गलत बयानी हुई है तो वो भी सामने आएगा कि वो पैसा अगर डिजिटल ट्रांसफर के लिए आया, वो पैसा अगर कोविड के लिए आया, उसका इस्तेमाल कहीं और हो गया, पॉलिटिकल पर्पज से हो गया, ये भी आ जाएगा। ये भी अब जांच का विषय है, ये आ जाएगा। लेकिन गंभीर मसले हैं कि ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कह रहा है, ये बहुत गंभीर मसला है। और इलेक्शन की फंडिंग में बाहर से पैसा आता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये हम सेकंड टाइम पे आएंगे तो बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन की फंडिंग कैसे आती है, कैसे यहाँ वोटर टर्नआउट या बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है, इन सब पे भी हम बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स और बाहर जो कुछ चल रहा है उसका इन्फ्लुएंस भारत पर, उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर कैसे पड़ रहा है, इन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आते हैं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं और क्या इंटरनल पॉलिटिक्स जिसमें कांग्रेस पार्टी हमलावर है, कल भी पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिन में सुबह जब हम लोग ब्रेकिंग न्यूज कर रहे थे, ये खबर आई थी, याद कीजिए उस वक्त हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर पॉलिटिकली वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप, तो इसका मतलब है कि इंडिया में इंटरनली बहुत कुछ हुआ है और उसको डोनाल्ड ट्रंप जान रहे हैं। शायद इसलिए कह रहे हैं कि इससे अमेरिका को क्या फायदा मिला। अमेरिका पैसा दे रहा है लेकिन उससे अमेरिका को क्या? सवाल बहुत बड़ा है और यही सवाल इधर कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि आपने क्या क्या, हमारे सवालों का जवाब वहां मिल जाएगा। अमलेंदु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अमलेंदु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आप जुड़िएगा। और इसी मसले पे अब जरा आना चाहता हूं, गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। और एक लगभग 10 दिनों से इसकी खूब चर्चा चल रही थी और कल ऐसा लगा कि इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई, उस खबर के बाद अब इसका पटाक्षेप हो चुका है, पर्दा गिर चुका है। लेकिन यहाँ तो देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दा फिर उठा दिया है और अब उन्होंने सीधा नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर
बोला है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी। एक बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ये बात कह रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? और सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस जो हमला कर रही है, कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है, वो कितना वाजिब है यहाँ पे? देखिए, ये पटाक्षेप नहीं हुआ है, अब चालू हुआ है। ये पूरा मामला, वो एक शेर है ना, वो जगजीत सिंह की गजल है कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो ये क्या हो गया है राजीव जी की, ये बात निकल गई है। विदेश, देखिए एक चीज समझें, अपने दर्शक भी समझें, विदेश से आने वाली एक एक पाई जो डॉलर में आती है, उसकी स्क्रूटिनी होती है। मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत किसको एग्जम्पशन है, नहीं है, किस काम के लिए आ रही है, और होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहती है। ट्रम्प साहब ने जब आरोप लगाया तब इस चीज का पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, या उनको बताया नहीं गया कि भारत में पैसा इस तरह से नहीं आता है जैसा और देशों में जाता होगा, या बांग्लादेश में गया जैसा उन्होंने कहा कि 2 लोगों की कंपनी को चला गया पूरा इतना बड़ा पैसा। तो पवन खेड़ा जी जो मांग कर रहे हैं, वाजिब मांग कर रहे हैं कि आप बताइए ना, पूरा हिसाब दीजिए हमको। पवन खेड़ा जी ने जो आज बात कही वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब 2 चीज इम्पोर्टेंट है। एक तो मोदी जी ने अभी तक खंडन नहीं किया है कि उनके पास पैसा नहीं आया, इतनी देर हो गई है। न तो उनके किसी पीएमओ ने कहा, न बीजेपी ने कहा, न अमित मालवीय ने कहा, न किसी और प्रवक्ता ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि अभी खंडन नहीं किया। अगर खंडन नहीं करेंगे तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या माना जाएगा। मतलब आगे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस इसको कैंपेन का मुद्दा बना ले तो क्या जवाब देगी बीजेपी कि भाई ये 182 करोड़ रुपए तो किस काम में लिए गए। एक वो जो मुद्दा है कि वो जो महाराष्ट्र में 30 लाख या कितने लाख 70 लाख बढ़ गए नए मतदाता, हिमाचल के वोटरों की संख्या जितने बढ़ गए, दिल्ली में भी आरोप लगेगा, हरियाणा में भी लगेगा। एक तो ये, दूसरा उन्होंने, पवन खेड़ा ने जो कहा कि जितने संस्थाएं हैं, ये जो फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन है और इंडिया फाउंडेशन है, और ये जितनी संस्थाएं हैं उनको जो पैसा मिला यूएसएड से, उसका भी हिसाब दीजिए। मैंने जो कहा ना आपसे कि बात अब पहली बार खुल गई है, और कांग्रेस ने जो किया है वो अद्भुत काम किया है राजीव जी। वो ये काम किया है कि देश को ये बताया है कि अमेरिका में जितने रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हुकूमतों के खिलाफ काम किया है, और ये काम 1960 से लगातार चल रहा है। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि अन्ना हजारे की न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो जुलूस निकल रहा है उसका विजुअल दिखाया, और उसमें उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था उसको फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला। इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से। पवन खेड़ा ने कल भी बहुत लगाए, आज भी बहुत लगाए। नरेंद्र मोदी जी पर लगाए, उनसे पूछा है कि आप जब जाते थे वहां अमेरिका में या गए हैं, और उनके जो फोटो जारी किए हैं
भाई आप क्या करने गए थे, स्टेट डिपार्टमेंट में आप क्या कर रहे थे? अमेरिकी मीडिया का आपने क्या उपयोग किया, दुरुपयोग किया भारत के खिलाफ? ये अब मामला राजीव जी बढ़ेगा। और पवन खेड़ा ने कहा ना कि सब सन्नाटा है चारों तरफ। अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो कह रहे ना सब जगह सन्नाटा, गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है, बीजेपी में भी सन्नाटा है। ये सन्नाटा बीजेपी को ले डूबेगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। आपने देखा ना वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, पहली खबर पे रिएक्ट कर दिया कि आई एम स्टन्ड, कि ये पैसा, उनको लगा कि ये तो कांग्रेस का 12 बजाओ, कांग्रेस की 12 बजाओ अभियान में के लिए बहुत बढ़िया मसाला है। ये भारी पड़ गया, मतलब ट्रंप ने जो किया। अब इसमें एक मुद्दा ये है कि ये गलती से हो गया कि जानबूझ करके हुआ। जैसे पहले उन्होंने कहा कि ये पैसा तो किसी और को जितवाने के लिए उपयोग किया गया, तो फिर ये आया कि ये 2012 में उपयोग हुआ, फिर ये आया कि 2022 में उपयोग हुआ। अब तो ट्रंप ने कह दिया कि मोदी को दिया। तो मोदी को दिया का मतलब ये है कि मोदी जी को जितवाने के लिए दिया, वोटर टर्नआउट बढ़ाया। और ये सब आरोप लगी रहे हैं कि एक साथ इतने वोटर कैसे बढ़ गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स बढ़ गए। देश की जनता अब जवाब मांगेगी। ये बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, केरल का चुनाव है। अब लाइन लगी है चुनाव की। इस साल अभी बिहार है, उसके बाद अगले साल केरल है और बंगाल है। तमिलनाडु, असम, तमिलनाडु है, असम है, केरल, बंगाल जी, असम है, पुदुचेरी है जी। ये तमाम बीजेपी के राज्य नहीं हैं। असम में है अभी एक बीजेपी जी जी, पर बाकी जितने नाम आपने बताए वो नहीं है। बीजेपी की हालत खराब हो जाती। ये पॉलिटिकली इसको कहते हैं ना हाराकिरी, एक जो शब्द है जापानी शब्द, सुसाइडल, की पहली टिप्पणी पे या पहली खबर पे बीजेपी का कूदना कांग्रेस के खिलाफ। देखिए इसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा जो किया है कमाल, वो ये है कि अमेरिका पर हमला किया है और बीजेपी चुप है। आप इसमें ये फर्क देखिए कि एक विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि हमारे अध्यक्ष जो थे कामराज, उनको उनकी हत्या का प्लॉट रचा गया था अमेरिका की एजेंसी के द्वारा। जितने मुद्दे उठाए इन्होंने, पवन खेड़ा ने, अलावा इसके कि $21 मिलियन के अलावा किसी एक का बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। संघ को लेकर जो उन्होंने हमला किया, बीजेपी को लेकर किया, मोदी जी को लेकर किया, भाई किसी एक का तो जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं देंगे? देश को क्या जवाब देंगे? चलिए आप पवन खेड़ा को या कांग्रेस को मत दीजिए। आपकी ये जो डिबेट है काफी लोग सुनते हैं राजीव जी, हजारों लाख लोग सुनते हैं। वो लोग सुन रहे होंगे जी, वो कल से पूछेंगे कि भाई ये जो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं जवाब तो दीजिए, कुछ तो कहेंगे आप जी। केजरीवाल को तो चोर बता दिया आपने, सबको चोर बता दिया। अब ये जो पैसा आया है, केजरीवाल को कह दिया कि शराब घोटाले में आपने इतना पैसा लिया, 100 करोड़,
और बेचारे को लटका दिया, 5 महीने जेल में भी रखा, चुनाव में भी हरा दिया आपने। अब ये 182 करोड़ जो आपको मिला अमेरिका से, आप बताएंगे नहीं कि ये कहां गया पैसा? और या कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और या फिर जितनी टैरिफ में कंसेशंस ट्रंप मांग रहे हैं अब वो देते जाइए, क्योंकि ट्रंप का मुंह अगर खुल गया तो बहुत सारी चीजें बोलेंगे ना। अब तो वो जी, अगर आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो और भी 50 चीजें बताएंगे कि आपको क्या क्या दिया उन्होंने। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि ये जो जैसे कहा ना इन्होंने पवन खेड़ाने की, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई का बदला लेना, ये तमाम चीजें वो उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया। बीजेपी सबको लेकर चुप है। वो उसको भाई जवाब तो देना चाहिए ना, वो नहीं देगी बीजेपी कि किसी बात का जवाब नहीं देगी, लोग पूछेंगे। और कांग्रेस इसको अब देश में घर घर में अब हर हर मोदी नहीं होगा, हर हर ट्रंप होगा कि भाई आरोप लगाए, आप जवाब दीजिए। तो इसलिए ये एक जो इसमें राजनीति जो चलती है, देखिए ऊंची राजनीति जो आप कांग्रेस के खिलाफ या विपक्षी दलों के खिलाफ करते हैं, उनको दबाने के लिए करते हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगाते हैं, जेलों में बंद करते हैं, ये उसका जवाब है कि देखिए आप जब आप पर आरोप लगता है तब आप किस तरह से चुप्पी साध देते हैं। ये मेरा मानना है कि ये काफी बड़ी घटना हुई है और ये आसानी से ये पार्लियामेंट में उठेगी, इसको उठेगी, कांग्रेस उठाएगी, विपक्षी दल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। और अडानी साहब का मामला तो है ही अभी अमेरिका में, वो कोई खत्म तो हुआ नहीं है। बिल्कुल। वो जो नया आदेश है वो कोई रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से तो हुआ नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, वो तो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए है कि अगर अमेरिकी कंपनियां रिश्वत देंगी तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। पर पुराना जो कोर्ट में चल रहा है वो तो है ही। जी, मोदी जी बहुत नुकसान करा है राजीव जी अपने, ये जो हमारे अमेरिका जाकर 2 यात्राएं की उन्होंने, सितंबर में की थी और ये की, दोनों में बहुत नुकसान करा है जी। और अब जो है ना भरपाई देश को करना पड़ रही है, देखिए, और भी बहुत करना पड़ेगी। ट्रंप ने एलन मस्क को कहा कि आप फैक्ट्री मत स्थापित करिए भारत में कार की, जी, उससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कार आप भेजिए बना के, तो कार आएगी हमारे यहाँ जर्मनी की से। टेस्ला की जो कार है वो जर्मनी से बन के भारत में आएगी और लाखों रुपए महंगी होगी। पर आपने कार पे ड्यूटी ऑलरेडी कम कर दी है, शराब पे भी कर दी है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो राजीव जी। जी, दोबारा अभी आपके पास आता हूं तो जरा समझूंगा आपसे गर साहब, सवाल अभी से ही आपके सामने रख देता हूं कि आखिर ट्रंप और मोदी क्या दोनों दूर दूर हो गए हैं? क्या कारण है कि ट्रंप लगातार हमलावर हैं और भारत का नाम लेकर बहुत सारी बातें जब भी उनके बयान आ रहे हैं वो कर रहे हैं? इन सब पे भी गर्ग साहब की आवाज रखता हूँ या बाद में बोल रहा हूँ? बाद में बोल रहा हूँ जी, बाद में आता हूँ। जी जी, बाद में आता हूँ और तमाम बातों के साथ। अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस का जो हमला है उससे देश की सियासत में क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए राजीव जी, एक तो कांग्रेस का जो हमला है उससे नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा अब बेचैन नजर आ रहे हैं और
पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम से कहा जाए बैकफुट पे नजर आ रही है। कल तक जो बहुत उछल रहे थे वो सब जो एकदम देखिए कैसे खामोश हो गए, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो जाल भारतीय जनता पार्टी ने बुना था उस जाल में खुद उलझ के रह गए हैं। जो गाना है कि जो है शिकारियों ने खेल हम सिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, तो अपने ही जाल में शिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं राजीव जी। तो जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे उस गड्ढे में खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब राजीव जी यहाँ एक बात और है कि ट्रंप इतने आखिर नरेंद्र मोदी का नाम ले क्यों दिया, ये बड़ा जो है वो सवाल लोग जो है पूछ रहे हैं। इसके पीछे मुझे लगता जो है कि ट्रंप को सब मालूम है कि पैसा गया अमेरिका, जाहिर सी बात है ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं और पैसा गया है तो उनके सामने बातें आई होंगी किस किस को पैसा गया है, किस किस मद में गया है, क्या गया है। तो ट्रंप ने सोचा होगा कि भाई ये पैसा तो आडवाणी जी के खिलाफ भी गया, इस्तेमाल हुआ है, ये पैसा संजय जोशी के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है, ये पैसा भाजपा के और नेताओं के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है। तो भाई जो आदमी आडवाणी जी का सगा नहीं हुआ वो ट्रंप का सगा कैसे हो जाएगा। और इसको एक तरीके से साबित कर दिया गया कि पहले तो हाउडी मोदी कराया गया और नमस्ते ट्रंप कराया गया और फिर जाके बाइडेन से गले मिल लिया गया और ट्रंप को पूछा भी नहीं, इत्तेफाक से ट्रंप लौट के आ गया। तो अब ट्रंप कह रहा है कि बहुत किया, अब हम तुमको सिखाते हैं। तो अब ट्रंप सिखा रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप तो समझा रहा है कि विश्वगुरु कैसे बनते हैं, विश्वगुरु क्या होते हैं, ट्रंप अभी सिखा रहा है। वैदिक गणित जो है वो ट्रंप समझा रहा है, विश्वगुरु बनने की वैदिक गणित ट्रंप जो है वो समझा रहा है। तो राजीव जी लग ही रहा है। अब कांग्रेस ने जो सवाल उठाए राजीव जी, वो कांग्रेस के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो जैसे आप यूपीए सरकार के 10 साल का आर्थिक श्वेत पत्र लेकर आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, भाई अब उसी तरीके का ये श्वेत पत्र ले आइए जब कांग्रेस कह रही है। अगर कांग्रेस को पैसा आया तो भी श्वेत पत्र में लेकर आइए, और आपको आया है तो भी लेकर आइए, और जो गैर पंजीकृत संस्था आरएसएस है उसको किस मद में आया है ये भी लेकर आइए। क्या देश में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से पैसा आरएसएस को आता रहा है? कल भी राजीव जी मैंने जिक्र किया था जे करान के शोध का, वो पंडित नेहरू के समय में शोध हो चुका था कि किस तरीके से चूंकि वामपंथ और समाजवादियों का प्रभाव नेहरू की सरकार पर है, उनकी नीतियों पर है, तो यहाँ वामपंथ और कम्युनिस्टों से और समाजवादियों से लड़ने के लिए आरएसएस को मजबूत करना होगा और उनको आर्थिक मदद देनी होगी। ये एजेंडा था और उसके तहत मदद आती रही है। और राजीव जी आपको याद होगा कि जब यहाँ आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ, नरसिम्हा राव ने किया, तो उसके बाद आडवाणी जी जो थे उनकी यात्रा जब अमेरिका हुई तो अमेरिका से आडवाणी जी ने बयान दिया था कि ये तो हमारी नीतियां थी, कांग्रेस ने उसको चुरा लिया है। ये आडवाणी जी का कहना था कि जो आर्थिक उदारीकरण है उसको कांग्रेस ने चुरा लिया है और इसको हम करने वाले थे, हमारी नीतियां हैं। क्योंकि तब तक आ नहीं पाए थे सरकार में आडवाणी जी, तो ये कहा गया कि हमारी नीतियां हैं। तो आप समझ सकते हैं राजीव जी की जो ट्रंप कर रहा है या ट्रंप जो बोल रहा है वो अब धीरे धीरे पर्दे खोलेगा। जाहिर सी बात है कि पहले तो कहा गया कि ट्रंप की तरफ से कि जो एलन मस्क की कंपनी जो है उसने लिया है तो उसको लेकर ट्रंप ने 2 बार कहा। तो यहाँ से जब आ गई रिपोर्ट कि भाई यहाँ पैसा नहीं आया है, उसके बाद भी ट्रंप ने कहा, अब तो नाम लेकर कहा कि माय डियर फ्रेंड मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको जो है पैसा दिया गया है। तो अब यहाँ सवाल जो कांग्रेस ने सवाल पूछा भी है और पवन खेड़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें सवाल पूछा भी है कि क्या ये अमेरिका के पैसे से बनी हुई सरकार है, इसका जवाब हम मोदी जी को देना है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सारे सवाल थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किस तरीके से आ रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये एक नया घोटाला राजीव जी, और ये शुद्ध तौर पे देशद्रोह है अगर इस तरीके का एक पैसा भी किसी को आया है सरकारें बदलने के लिए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो एक आर्थिक आपका कह सकते हैं दुराचार हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका से एक भी पैसा किसी भी दल को आया है सरकारों को स्थिर करने के लिए या भारत में लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए इस तरीके से आया है, तो ये निश्चित तौर पर देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब वो चाहे भाजपा ने किया चाहे कांग्रेस ने किया, तो इस पर श्वेत पत्र लेकर आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी की सरकार, कि किसको पैसा आया है, दूध का दूध पानी का पानी हो, साफ तौर पर बताए। और मुझे लगता है राजीव जी की अगर यहाँ से ज्यादा बातें करने की कोशिश की गई और हमारे उत्साही भाजपा प्रवक्ताओं ने ट्रंप के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, जैसे कमला हैरिस के खिलाफ जो था यहाँ अभियान चलाया गया था, अगर उस तरीके का कुछ करने की कोशिश की गई तो ट्रंप बाकायदा नाम भी खोल देंगे कि किन किन को कितना कितना पैसा आया है। क्योंकि पैसा तो आया है वहां से, तो ट्रंप को मालूम है किस किसको गया है, अपनी वेबसाइट पर चलवा देंगे इनको पैसा गया है, इस मत में गया है, ऐसे गया है।
और क्या क्या पैसा गया है, सब चीजें खुलकर आ जाएंगी। तो ये गंभीर मसला बन जाएगा। इसलिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर नजर आ गई है। और मोदी और ट्रंप की दोस्ती जो है, वो मोदी और ट्रंप की दोस्ती रहे या भाड़ में जाए, इससे देश को क्या लेना देना है। जैसे कह रहा है ट्रंप कि भाई मैं इतना रुपया दे रहा हूं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन मुझे क्या, मेरे देश को क्या। तो ये सवाल यहां भी है कि आपकी और ट्रंप की दोस्ती होगी, आप बचपन में मगरमच्छ से खेलते होंगे तो सात नगर में, लेकिन उससे मुझे क्या, भारत को क्या उससे। तो आपकी दोस्ती से अगर भारत को नुकसान हो रहा है, भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंच रही है, भारत की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, और आपकी दोस्ती की वजह से अगर, जैसा कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने में भी यूएस से पैसा आया है, अगर इस तरह की चीजें राजीव जी, तो इससे फिर देश जो है वो सवाल मोदी जी से पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा, और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को ये जवाब देने पड़ेंगे। और जवाब नहीं देंगे तो ट्रंप जाने क्या क्या खुलासे करेंगे। मुझे लगता है कि इससे पूरा अंतापुर जो है, जो लोक कल्याण मार्ग हो गया है, वो इस समय शीर्षासन की स्थिति में राजीव जी बहुत बेचैन और बिच में होगा कि ट्रंप जो है अब आगे कुछ और ना जो है वो नई बात उगल दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत कुछ ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे चर्चा, एक अलग दिशा में अलग ढंग की चर्चा, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देश की सियासत में ऐसी चर्चाएं भी आने वाले समय में होंगी, जो बातें यहाँ अमरेंद्र उपाध्याय जी कह रहे थे। जरा प्रशांत जी आपके पास आता हूँ, फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आऊँगा। प्रशांत जी, आप कैसे देखते, क्या आपको लगता है कि इसका देश की सियासत पे, और जो बात गर्ग साहब कह रहे थे, क्योंकि अब 10 तारीख तक पार्लियामेंट जो है वो बंद है, 11 तारीख से फिर शुरुआत होगी पार्लियामेंट की, और वहाँ से इस मसले को भी उठाने की कोशिश होगी, ये तो तय मानिए। लेकिन इस बीच क्या और भी खुलासे, या कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से जो हमलावर है वो हमला, और एक यहाँ और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि विपक्षी दल एकजुट होकर ऐसे मसलों पे हमलावर क्यों नहीं है, ये थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। तेजस्वी यादव का बयान कुछ और बिहार को लेके बयान आता है, उधर अखिलेश यादव का बयान कुछ और आता है, ममता बनर्जी का भी अपने राज्य के ऊपर आता है। मतलब ऐसे मसलों पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बोले, बाकी दल जो हैं वो शांत रहें, ये भी तो ठीक नहीं लगता। अखिलेश का तो बयान आ गया राहुल जी, अखिलेश का ट्वीट आया, लेकिन देखिए उसमें बड़ी वो, मतलब ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस अकेली एक राष्ट्रीय पार्टी है विपक्ष में, और राष्ट्रीय पार्टी केवल मैं वोट परसेंट और इलेक्शन कमीशन की परिभाषा के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। आमतौर पे विदेशी मामलों पर ये पार्टियां नहीं बोलती हैं, आमतौर पे आर्थिक मसलों पर भी नहीं बोलती हैं। आपने कभी सुना मायावती जी ने कभी इन्फ्लेशन को लेकर कुछ बात कही हो, या भारत पाकिस्तान के संबंध को लेकर बात कही हो? ये लोग नहीं बात करते। ये कमी है, ये इनको देखना चाहिए। जो बातें राजीव जी, जो गंभीर बातें अब आने वाली हैं, उसकी तरफ हमको देखना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, मैं दोहराता हूं कि ट्रंप भारत की पॉलिटिकल डिबेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो अपने बयान को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और उसको एक दिशा दे रहे हैं। अब वो दिशा किस तरफ जा रही है? अभी गर्ग साहब ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार पे 110% से ड्यूटी घटाकर 15% की जा रही है। ये $150 बिलियन की भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। बड़े बड़े उद्योग आपके महिंद्रा से लेकर मारुति, टाटा सब बंद हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल वाली भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। अभी भारत का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो ट्रांजिशन पीरियड में है, धीमे धीमे एक एक दो मॉडल करके वो ला रहे हैं, जितनी भी उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो जो इंडस्ट्री एक बन रही है वो मर जाएगी, एक बात। दूसरी बात, जो स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ बढ़ाने की बात की है, भारत डंपिंग यार्ड बन जाएगा। भारत की इंडस्ट्री पे इतना बड़ा जो उसकी रीढ़ पे जो हमला होगा अमेरिका से, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चीन तो केवल आपके यहाँ वो बेचता है,
लड़ी झालर छोटे मोटे सामान, कंज्यूमर आइटम्स। लेकिन ये जो जो हमला हो रहा है वो बड़ा हमला है, और भारत के उद्योगपतियों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली पिछले 10 साल में। टीवी चैनल खोले इन्हीं लोगों के लिए, मोदी जी के लिए टीवी चैनल खोले इन लोगों ने। एक पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में उद्योगपतियों ने पॉलिटिकल पोजीशन ली। अब पॉलिटिकल पोजीशन का नतीजा सामने है, इनकी इंडस्ट्री मर जाएगी। दो देशों के राष्ट्र नेता जब भी मिलते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक मंत्र है, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। ट्रंप अपने राष्ट्रहित को देखेगा, आप अपने राष्ट्रहित को देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने विदेशी जमीन को देश में राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया। ट्रंप भी एक नेता है, बहुत होशियार नेता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, वो उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनको, उस बहुत माइन्यूट खबरों में वो रहते हैं, और बहुत जिसको कहा जाए कि स्मार्ट नेता है वो। अपने पॉलिटिकल टर्म्स में देखिए, उनकी विचारधारा से सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन जो उनकी राजनीति है, जो उनकी राजनीतिक स्किल है, उसमें वो बहुत तेज हैं। आप उनकी हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, कुछ कहें, लेकिन वो उसमें बहुत शातिर हैं। उसमें आप देखिए कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और वो धीमे धीमे किधर बढ़ रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी, वो जानते हैं इस बात को कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की जमीन को भारत में अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नस उसने पकड़ ली है, और अब वो इनको नचा रहा है। उसके पास अडानी भी है। जरा मैं और तफसील से बता दूं, व्हाइट हाउस में जो पत्रकारों का एक्रीडिशन है, ट्रंप ने आने के बाद बदल दिया है उसको। अब वहां नए लोग आ गए हैं। व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स एक संगठन है। वहां जब विदेशी मेहमान आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक अनौपचारिक डिस्कशन होता है जी। उस अनौपचारिक डिस्कशन में कौन क्या सवाल पूछेगा ये आता है। उन्होंने मणिपुर नहीं पूछा, जिस पर रेजोल्यूशन पास हो चुका यूरोपियन यूनियन में। उन्होंने अपना जो प्रिय सवाल, ह्यूमन राइट वायलेशन, माइनॉरिटीज का सवाल नहीं पूछा, अडानी का सवाल पूछा। बहुत साफ सी बात है, आप भी विदेशों में गए हैं, प्रधानमंत्रियों के साथ गए हैं। विदेश मंत्रालय पत्रकारों को बोलता है, ये बात दर्शकों को बता देते हैं। विदेश मंत्रालय पत्रकारों को कहता है कि ये सवाल भी पूछ लेना। तो उसमें बहुत से पत्रकार अपनी मर्जी सवाल पूछते हैं, बहुत से पत्रकार उसमें वो भी होते हैं जिनको कहा जाता है कि एम्बेडेड है। वो सवाल अडानी का व्हाइट हाउस में आया, आप ये समझ लीजिए कि वो अमेरिका के सिस्टम के अंदर से आया था। इसीलिए उस सवाल के सप्ताह भर के भीतर लॉ मिनिस्ट्री में चिट्ठी आ गई। तो एक ये दिशा दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ट्रबलसम है। और ट्रंप बिजनेसमैन है और वो बहुत साफ तरीके से बात करते हैं। उनको अमेरिकन इंडस्ट्री को यहाँ एस्टैब्लिश करना है। ये जो देश हित की बात है, इसमें एक और आखिरी बात मैं कह दूं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी आरोप लगता था कि वो अमेरिका के प्रति सॉफ्ट है, वो IMF वर्ल्ड बैंक से उनके रिश्ते हैं। ये सब बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी काफ़ी प्रचार होता था। लेकिन जब यहाँ पे मल्टी ब्रांड्स आने की बात हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको उस वक्त रोका था। केवल सिंगल ब्रांड अलाउ किया। क्यों सिंगल ब्रांड अलाउ किया यहाँ पे विदेशी ब्रांड को रिटेल में?
क्योंकि भारत के ब्रांड मर जाते हैं, भारत की एंसिलरी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग मर जाता। ये जो देश में ऊपर बैठकर जब आप प्रधानमंत्री होते हैं, आपको देश हित बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि किस चीज में बार्गेन करें, कहां बार्गेन ना करें। मोदी साहब को ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से और पिछले प्रधानमंत्रियों से ये बात सीखनी चाहिए कि किस तरीके से, किस कीमत पर देश हित को सामने रखा जाता है। बाहर जाके आप फोटो खिंचवा लें, हाउडी मोदी कर दें, वहां पे गुजरातियों को खड़ा कर दें, और यहाँ पे आप वहां पे अपने भक्तों के जरिए सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलाएं, इससे देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत होता है जब आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और भारत के उद्योगपतियों को सोचना चाहिए कि आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली, एक आदमी को आपने लेजिटिमेसी दी, वो आपके लिए अमेरिका में जाके लड़ भी नहीं पा रहा है जी। कौन खरीदेगा इनकी कार टेस्ला के आगे? डंप कर देगा वो। यहाँ पे पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टेस्ला की बात हो या कुछ और, एक तरफ यहाँ नरेंद्र मोदी की सियासत और दूसरी तरफ क्या एक सियासत नहीं बल्कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश है उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ताकि यहाँ बिजनेस फले फूले, बिजनेस जो अमेरिका और इंडिया के बीच जो भी सोचा गया हो उन सब की बात हो, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन देश के अंदर इसका क्या असर, कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, जो प्रशांत जी और गगन जी ने जिन बातों को रखा, मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अमेरिका में जाकर के देश के पूरे इज्जत को और देश की पूरी संपदा को, देश के लोगों के हितों को ताक पर रख करके चले आ रहे हैं। अब जो स्थितियां हैं कि जिसमें मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहते थे, उनको ब्रांडिंग चाहिए थी, वो नहीं हुई, लेकिन फिर भी पहुंच गए, ये भी एक तरह का अपमान था देश का। और फिर जो लगातार ट्रंप उनकी हैसियत को बता रहे हैं, ये असल प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं, ये देश की हैसियत को बताया जा रहा है। तो जो स्थितियां हैं इस वक्त कि भारत में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है विदेशी फंडिंग के जरिए, और ये आरोप अब तो कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ छिपा हुआ है, ऐसे में विपक्ष को पूरे तरीके से अब हमलावर हो जाना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है इस देश में, मोदी जी कर क्या रहे हैं। यही विश्वगुरु भारत का पूरा फिनोमेना था, यही विश्वगुरु भारत बनना था कि वहां हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां बंधे हुए भारत के नागरिक चले आ रहे हैं और आप उनको अवैध कह रहे हैं। अमेरिका तो कह ही रहा है, आप भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी रत्ती भर हिम्मत नहीं है कि आप वहां कम से कम प्रोटेक्ट कर पाते। कम ये मत करिए, दो देशों ने प्रोटेक्ट किया ना, तो जो व्यक्ति उन 200-400 लोगों का, या उनकी संख्या भी बड़ी होगी, अगर उनके सम्मान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो भारत में क्या करेगा, यहां पे लोगों के लिए क्या करेगा। वो केवल आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिसको आप विश्व पटल पर कह रहे हैं कि साहब हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसी अमेरिका में बोल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। इससे भारत की तरक्की होगी क्या? तो देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अब सारी की सारी स्थितियां देश के लोगों के सामने कि असल में उनके हितों का संरक्षण कर कौन रहा है और कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जब तक इस देश के लोग नहीं समझेंगे, अब उनके लिए महाकुंभ का आ जाएगा कि साहब 144 साल के बाद लग रहा है और उसमें तमाम बॉलीवुड के हीरो, बड़े बड़े स्टार
बड़े उद्योगपति पूंजीपति दिखाई देंगे, तो यहाँ के लोगों की जो भावुकता है मूर्खता की हद तक, तो ये जो मूर्खता की हद तक भावुकता है और आस्था वो चली जाती है अंधविश्वास तक। आस्था होना ठीक है, लेकिन वो अंधविश्वास तक चली जाए। योगी जी ने कहा ना कि साहब गंगा के पानी में ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी ने पूछ लिया था आप पी के दिखाइए। आप कह रहे नहाने के लिए भी वो है और पीने के लिए भी है, तो योगी जी पी करके दिखाएं। तो जो चल रहा है इस देश में कि आप लोगों के विवेक को आप छीन लेंगे, उन्हें अंधभक्त में तब्दील कर देंगे, कुछ नेताओं के भक्त बन जाएंगे, कुछ धर्म के भक्त बन जाएंगे और खत्म कर देंगे। सवाल तो वो पूछे जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि साहब टेस्ला वहीं जर्मनी से बन के आएगी और यहां के लोग हाथ में हाथ धरे बैठे होंगे, उनको केवल आप लाइन में लगा देंगे, 5 किलो राशन लो, काम खत्म। दलितों और पिछड़ों के सवाल का क्या होगा? जो सरकारी नौकरियों के बलबूते ही जिनका उत्थान हुआ, खास करके दलितों का, उनके पास तो खेती भी नहीं थी। एजुकेशन के लिए आप कितना फंड दे रहे हैं? ये जो फंड आ रहा है आपने कहां उसका इस्तेमाल किया? चुनाव, आप कहेंगे साहब डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, लेकिन आप डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहे हैं अपने हित के लिए जी। ये इस देश के लोगों को देखने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या उन अंधभक्तों के आंखों पर जो बंधी हुई पट्टी है वो ये डिस्कोर्स खोल पाएगा? क्योंकि वहां तो बंद है साहब, गोदी मीडिया पर तो ये चलेगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि इन मुद्दों को लेकर के जाए, और खास करके मिडिल क्लास जो भक्त बना हुआ है पूरे तरीके से। नहीं था मोदी जी ने जो किया वो सब ठीक है, अब उस मिडिल क्लास को दिख रहा होगा कि उसकी क्या हैसियत है। जो सोता भी है तो अमेरिका की तरफ मुंह करके सोता है। उस मिडिल क्लास को कहां पहुंचा दिया मोदी जी ने, और देश को कहां पहुंचा दिया। जो राष्ट्रवाद का वो लेकर के आए थे विचार, उन्होंने देश के साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये और ठीक कहा अमलेंदु जी ने कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। गर साहब आपके पास आना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। एक तरफ भारत अमेरिका संबंध और दूसरी तरफ भारत का जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो भी इससे प्रभावित होती है। लेकिन क्या कारण है कि थोड़ा सा उखड़े उखड़े और नाराज से नज़र आते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या हो सकता है, क्या कारण है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं कोई आधिकारिक रूप से तो बता नहीं सकता कुछ भी, पर कुछ जो अंदाज है, विश्लेषण है, मोदी जी ने ये समझ लिया कि ये जो ट्रंप हैं ये वही ट्रंप हैं जो अपने पिछले कार्यकाल में थे। मतलब 2019 तक जो ट्रंप थे, और जैसी लिबर्टी मोदी जी लेते थे उनसे वैसी ही लेंगे। एक तो ये अनुमान गलत साबित हो गया कि ट्रंप पूरी तरह से बदल गए और मोदी जी ने अपने आप को नहीं बदला, या उनके जो सलाहकार हैं विदेश मंत्रालय में उन्होंने उनको समझाया नहीं। 2019 में जब वो हारे या उसके पहले जब वो जीते थे, पहले टर्म में ट्रंप साहब, तब काफी कमजोर राष्ट्रपति के तौर पे जीते थे वो। मतलब कोई बहुत पॉपुलर वोट में हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे और वो बस जीते थे। इस बार क्या हुआ कि ट्रंप बहुत सीनेट में, हाउस में, पॉपुलर वोट में, सब जगह बहुत ताकतवर और बहुत मेजॉरिटी के साथ जीते हैं।
मोदी जी उसके विपरीत कमजोर हो गए 2024 के चुनाव में, जबकि 2019 में मोदी जी जब गए थे तब एक 303 और 330 और 56 इंच का सीना लेके गए थे जी। ह्यूस्टन में। एक तो बड़ा फर्क ये आ गया। दूसरा फर्क बहुत बड़ा है राजीव जी, वो बड़ा ये है कि मोदी जी ने ये समझा या भारत ने ये समझा कि वो अमेरिका से भी दोस्ती निभाते रहेंगे और अमेरिका के समानांतर जो संगठन है उसमें भी अपना नेतृत्व निभाते रहेंगे। जैसे सबसे बड़ी चुनौती जो ट्रंप देखते हैं वो ब्रिक्स को देखते हैं। ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग हुई थी राजीव जी, वो अमेरिका में हुई थी 2006 में, और 2006 से में ये बन गया था तो 2009 में काफी इसने आकार ग्रहण कर लिया था। मतलब मनमोहन सिंह जी के ज़माने में ब्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि ब्रिक्स की एक बैठक में मैं मनमोहन सिंह जी के साथ रूस गया था, मतलब रशिया में गया था, रूस के एक शहर में गया था। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये ब्रिक्स को एक बड़ी चुनौती के तौर पे मानते हैं। और आपने अगर देखा हो तो ब्रिक्स की एक नई करेंसी बनाने की बात चल रही थी, डॉलर के पैरेलल। भारत का पेमेंट रुपी पेमेंट हो रहा है ये रूस के साथ। चीन भी मेंबर है ब्रिक्स का, रशिया भी है। चीन रूस को पेमेंट कर रहा है ऑयल के अगेंस्ट, युआन में कर रहा है। ट्रंप इससे बहुत बौखलाए हुए हैं और वो ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं, और ब्रिक्स को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा वो मोदी जी को मानते हैं, भारत को मानते हैं। ट्रंप को भारत का बाजार भी चाहिए, 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों का मिडिल क्लास का बाजार भी चाहिए सामान बेचने के लिए, और वो भारत को ब्रिक्स से अलग भी करना चाहते हैं। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि बहुत गंभीर विषय है थोड़ा सा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी, मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ट्रंप का सामना कैसे करते हैं। मुझे जो लगता है राजीव जी, मैं बता रहा हूं कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं, और अगर झुकेंगे तो भारत का और भारत की इकोनॉमी का और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट, क्रॉनी कैपिटलिस्ट वाला, वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए आप पाएंगे कि ट्रंप ने ये जो किया, मोदी जी का नाम जो लिया, पहले राहुल की तरफ इशारा किया, मोदी जी का नाम लिया, ये मोदी जी को दबाव में लाने की डिप्लोमेसी में मानता हूं, मोदी जी को तोड़ने की डिप्लोमेसी में मानता हूं। क्योंकि अदानी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बारे में मोदी जी कहते हैं कि जब दो राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष मिलते हैं तो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते। जब सवाल पूछा अडानी को लेकर, वो इतने अगर अंडरस्टैंडिंग ट्रंप के साथ है तो फिर ये जो चल रहा है भारत के साथ ट्रंप का, ये बहुत सीरियस मामला है और ये बहुत बड़े कॉन्फ्रंटेशन में बदलने वाला है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रंटेशन में। और उस कॉन्फ्रंटेशन का जो कंक्लूजन है वो ये
कि क्या मोदी जी देश को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि वो अमेरिका से कॉन्फ्रंट कर सकें। उसके लिए उनको राहुल गांधी की मदद लगेगी, विपक्ष की मदद लगेगी। न्यूक्लियर डील को लेकर जब पंगा लिया था हमारे मनमोहन सिंह जी ने, तब पूरे विपक्ष को साथ लिया था उन्होंने, अगर आपको ध्यान हो तो। जी। केवल एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया था और एक आध दो दलों ने किया। मोदी जी ने जो सबसे बड़े नुकसान किए उसमें एक ये है, जो मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं किए, इंदिरा जी ने भी नहीं किए, विपक्ष को साथ में लिया। अब मोदी जी फंस गए बुरे। ट्रंप जिस तरह से भारत की इकोनॉमी पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत की विदेश नीति पर कब्जा करना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि G30 के विदेश मंत्रियों की साउथ अफ्रीका में बैठक हो रही है। अमेरिका भी उसका सदस्य है। अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका विरोधी समूह है जो इक्वलिटी, डाइवर्सिटी और इक्विटी की बात करता है। और वहां भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के साथ और ज्यादा संबंध प्रगाढ़ कर लिए। ट्रंप चाहते हैं कि भारत के चीन के साथ संबंध टूट जाएं, कमजोर हो जाएं। ये जो पूरा झगड़ा है राजीव जी, बहुत गंभीर है। और अगर भारत और चीन मिल गए और रूस भी मिल गया इन लोगों के साथ, और ब्रिक्स कायम रहा मजबूती के साथ, जो कि बहुत ताकतवर है ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, ब्राजील की भी है। ऐसी स्थिति में ट्रंप अमेरिका के साथ भारत के कॉन्फ्रंटेशन बढ़ सकते हैं। मोदी जी उस कॉन्फ्रंटेशन को बढ़ाएंगे कि नहीं, कि भारत की कमर टूट जाने देंगे और खुद की कमर भी टूट जाने देंगे जी। ये संक्षेप में मैं बता रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अभी देखना है आने वाले वक्त में इस सियासत में क्या कुछ होता है। एक तरफ ट्रंप की सियासत और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सियासत, और इन दोनों के बीच जो देश की जनता है वो कहां तक कितना पिसती है और विपक्ष इसका कितना फायदा उठाता है। ट्रंप का एक बयान, और बहुत महत्वपूर्ण बयान, जो आज नाम लेकर उन्होंने सीधा हमला बोला है। कह दें तो हमला उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन जो भी किया है उसका फायदा कितना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल उठा पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और देश की सियासत में इससे क्या हलचल मचती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ जुड़े हुए, लिख रहे हैं मोदी ने ट्रंप को धोखा दिया, उससे अमेरिका जाने के बाद भी नहीं मिले, बस यही असली कारण है। दूसरे ब्रिक्स के प्रवक्ता भी मोदी बन गए और रुपया में व्यापार करने के समर्थक भी। ट्रंप कैसे बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विजय जी भी हैं, विपक्ष चुप क्यों है, समझ से बाहर है। और हमारे साथ निजात हैं, हमारे साथ मुकेश मिनेकर साहब हैं। गर्जी आपको पता ही नहीं, ब्रिक्स देशों ने भारत को हटाकर इंडोनेशिया को ब्रिक्स में लेने की प्लानिंग कर ली है। एंथोनी मखल भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, और समीम हुसैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योति जी बनी हुई हैं, सुनील कोजूर साहब हैं, देवेंद्र चटर्जी जी हैं, ओम प्रकाश जी गुड नाइट कह रहे हैं, साइद नईम साहब हैं, जुम्मन खान साहब, विजय त्रिपाठी जी आप